Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. We will be continuing with our philosophy of language syllabus semester 6 Bachelor of Arts in Philosophy and आज जो हमारा unit 1 का second article है which is on denoting by Bertrand Russell, which is also again a very interesting article. और इसको समझने के लिए आई वुड फर्स्ट आस्क यू, आई विल रिक्वेस्ट यू कि ऑन डिनोटिंग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जाकर बर्ट्रैंड रसल का नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन एंड नॉलेज बाय अक्वेंटेंस देखिए, विच इज ऑलरेडी पोस्टेड ऑन द चैनल. यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एनालिटिकल फिलोसफी और उसमें नॉलेज बाय अक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी पोस्टेड है जो आर्टिकल है. तो ऑन डिनोटिंग के लिए कहीं ना कहीं हमारा वो समझना भी जरूरी है ऑन डिनोटिंग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो जब हम बात करते हैं डिनोटिंग फ्रेज की, तो आई मीन अ फ्रेज सच एज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: अ मैन, सम मैन, एनी मैन, एवरी मैन, ऑल मैन, द प्रेजेंट किंग ऑफ ऑल मेन, the present king of England, the present king of France, the center of mass of the solar system at the first instant of the 20th century, the revolution of the earth around the sun, the revolution of the sun around the earth. Thus a phrase is denoting solely in virtue of its form. We may distinguish three cases. तो अब हमने ये सारे एग्जाम्पल्स है कि हम लोग चीजों को डिनोट कर रहे हैं उसके फॉर्म के हिसाब से. मतलब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स: अ मैन, सम मैन, एनी मैन, एवरी मैन, ऑल मैन. तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं किसी एक चीज को डिनोट करने के लिए. ये सारे डिनोटिंग फ्रेजेस हैं. अब यहाँ पर हम तीन केसेस देखते हैं. अ फ्रेज में बी डिनोटिंग एंड येट नॉट डिनोट एनीथिंग, जैसे कि द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस. अब जो प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस है, फ्रांस डज नॉट हैव अ किंग राइट नाउ. कोई प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस एग्जिस्ट ही नहीं करता है. जो प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस है वो एक डिनोटिंग फ्रेज तो है, बट ये किसी चीज को डिनोट नहीं कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट नहीं हो रहा है. तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज हो गया. सेकेंड, अ फ्रेज मे डिनोट वन डेफिनेट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंट किंग ऑफ इंग्लैंड. तो यहाँ पर इट डिनोट्स अ सर्टेन मैन. तो ये एक डिनोटिंग फ्रेज है जो किसी एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमने द आर्टिकल का यूज किया. सो इट इज अ डेफिनेट डिनोटिंग फ्रेज जो किसी एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है. एंड थर्ड काइंड ऑफ फ्रेज है, फ्रेज में डिनोट एम्बिगुअसली. फॉर एग्जाम्पल अ मैन. अब देयर आर सो मेनी डिफरेंट मैन, उसमें से हम किसी भी एक मैन को कर रहे हैं. सो इट इज नॉट डिनोटिंग मेनी मैन, बहुत सारे नहीं, एक ही मैन बट एक एम्बिगुअस मैन, वी डोंट नो हु. तो ये एक इनडेफिनेट denotion है. The interpretation of such phrases is a matter of considerably difficulty indeed. It is very hard to frame any theory not susceptible of formal refutation. All the difficulties with which I am acquainted are met, so far as I can discover, by the theory which I am about to explain. The subject of denoting is of very great importance, not only in logic and mathematics, but also in the theory of knowledge. For example, we know that the center of mass of the solar system at a definite instant is some definite point, and we can affirm a number of propositions about it, but we have no immediate acquaintance with this point, so which is only known to us by description. तो हमने ये अक्वेंटेंस एंड डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि जब हम सेंटर ऑफ मास ऑफ सोलर सिस्टम की बात करें, वी आर नॉट अक्वेंटेड विद दैट पॉइंट, लेकिन हमारे पास उसका एक डिस्क्रिप्शन है. हमारा डायरेक्ट अक्वेंटेंस नहीं है, हमने उसको डायरेक्टली परसीव नहीं करा है. अक्वेंटेंस एक तरह से कहीं ना कहीं डायरेक्ट होता है, अनमीडिएटेड होता है, क्योंकि वो हम डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ परसेप्शंस, विद द हेल्प ऑफ सेंसेस हम उससे अक्वेंटेड होते हैं. लेकिन डिस्क्रिप्शन से हमारा डायरेक्ट अक्वेंटेंस नहीं होता है, लेकिन डिफरेंट प्रोपोजिशन से हम किसी चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं. तो डिस्टिंक्शन बिटवीन अक्वेंटेंस एंड नॉलेज अबाउट, यानी कि नॉलेज अबाउट इज बेसिकली डिस्क्रिप्शन, इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द थिंग्स वी हैव प्रेजेंटेशंस ऑफ एंड द थिंग्स वी ओनली रीच बाय मींस ऑफ डिनोटिंग फ्रेजेस. तो जैसे द सेंटर ऑफ द मास ऑफ सोलर सिस्टम, एक है अक्वेंटेंस वाली चीज. अक्वेंटेंस मतलब हमने उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है, हमारे उसके मेंटल इंप्रेशन है, वट. और एक है सिर्फ हमें डिनोटिंग फ्रेजेस से हमें उसके बारे में पता है, वी डोंट हैव एन अक्वेंटेंस विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे इस केस में द सेंटर ऑफ द मास ऑफ सोलर सिस्टम. सो if it often happens that we know that a certain phrase denotes unambiguously, although we have no acquaintance with what it denotes. This occurs in the above case of the center of mass. So in perception we have acquaintance with objects of perception, and in thought we have acquaintance with objects of a more abstract logical character. तो जब हम चीजों को परसीव करते हैं, सेंसेस से देखते हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ऑफ परसेप्शन के साथ डायरेक्ट acquaintance होता है, लेकिन हमारे थॉट में हमारे पास लॉजिकल
चीजों, लॉजिकल कैरेक्टर एब्स्ट्रैक्ट चीजों का भी होता है. फॉर एग्जाम्पल द बैक ऑफ द मून. अब बैक ऑफ द मून के साथ हमारे पास कोई अक्वेंटेंस नहीं है, लेकिन हमारे लॉजिकल, अगर हम मेंटली हम देखें तो वी हैव अ थॉट ऑफ द बैक ऑफ द मून, लेकिन हमने कभी उसको देखा नहीं है, वी आर नॉट अक्वेंटेड विद इट. बट वी डू नॉट नेसेसरली हैव अक्वेंटेंस विद द ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय phrases composed of words with whose meanings we are acquainted. To take a very important instance, there seems no reason to believe that we are ever acquainted with other people's minds, seeing that these are not directly perceived. तो जैसे कि हम we know we can describe the other person's mind, लेकिन we are not directly acquainted with it. Hence what we know about them is obtained through denoting. All thinking has to start from acquaintance, but it succeeds in thinking about many things with which we have no acquaintance. तो knowledge by acquaintance जरूरी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम knowledge by acquaintance से नहीं जान सकते. इसलिए Bertrand Russell is saying that denoting is something very important, क्योंकि हम जिस तरह से phrases के denote, जिस तरह से हम डिनोशन करते हैं, जिस तरह से हम डिफरेंट चीजों को डिनोट करते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके डिस्क्रिप्शन के लिए. द कोर्स ऑफ माई आर्ग्यूमेंट विल बी एज फॉलोज. आई शैल बिगिन बाय स्टेटिंग द थ्योरी आई इंटेंड टू एडवोकेट. तो बहुत ब्रीफ में हमें पहले रसल एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज हिज थ्योरी. देन ही विल डिस्कस थ्योरीज ऑफ फ्रेगे एंड माइनोंग. एंड फ्रेगे एंड माइनोंग की थ्योरी में ही विल पॉइंट आउट व्हाट आर द डिफरेंट शॉर्टकमिंग्स अकॉर्डिंग टू रसल. जो रसल को लगता है कि दीज आर सम ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ the theories of Frege and Meinong. And then I shall give the grounds in favor of my theory, कि वो अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, and how उनकी थ्योरी जो है, रसल की थ्योरी जो is more complete than Frege and Meinong's. And finally I shall briefly indicate the philosophical consequences of my theory. My theory briefly is as follows. I take the notion of the variable as fundamental. I use C x to mean a proposition in which x is a constituent, where x the variable is essentially and wholly undetermined. Then we can consider the two motions. Cx is always true and Cx is sometimes true. Then everything and nothing and something, which are the most primitive of denoting phrases, are to be interpreted as follows. तो यहाँ पर हम Cx अगर हम ले ले एक प्रोपोजिशन के लिए, तो Cx के 3 डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, एक C everything means Cx is always true. C nothing means Cx is false, is always true. And then C something means it is false, that Cx is false is always true. So C something, C nothing, C everything. Now हमने यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक डिफरेंस है. The way Russell puts these sentences is very different हमारे common layman language से. तो Cx is always true, Cx हमेशा true है, means everything. Nothing मतलब Cx is false is always true. तो दोनों केस में Cx is always true वाला फॉर्मेट यूज किया, लेकिन Cx is false is always true मतलब C nothing. Then C something मतलब it is false that Cx is false is always true. तो Cx is false is always true ये पूरा गलत है कि Cx is false, so is always true. Hence the notion Cx is always true is taken as ultimate and indefinable, and others are defined by means of it. तो Cx is always true ultimate है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, और Cx is always true की हेल्प से हम C nothing and C something को express करते हैं. Everything, nothing and something are not assumed to have any meaning in isolation, but a meaning is assigned to every proposition in which they occur. This is the principle of the theory of denoting. I wish to advocate that denoting phrases never have any meaning in themselves, but that every proposition in whose verbal expression they occur have a meaning. The difficulties concerning denoting are, I believe, all the result of a wrong analysis of propositions whose verbal expressions contain denoting phrases. The proper analysis, if I am not mistaken, may be further set forth as follows. So, डिनोटिंग में क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती है, जो है प्रोपोजिशंस को हम जब गलत तरह से एनालाइज करते हैं. सो basically denoting phrases and how to analyze them, will be looking at it. Suppose now we wish to interpret the proposition I met a man. If this is true, I met some definite man, but that is not what I affirm. What I affirm is, according to the theory advocate, I met X, and X is human is not always false. So you see there is a difference. I met a man, जिसको how Russell is denoting I met a man is I met X, X is human, and this is not always false. Why are we saying this is not always false? Because I met a man में a man is an ambiguous man. हमें नहीं पता वो definite कौन सा man है. तो generally defining the class of man as the class of objects having the predicate human, C, a man means Cx and X is human is not always false. Now अगर हम दूसरा proposition देखें, all men are mortal. Okay, अब ये एक
this proposition is really hypothetical and states that if anything is a man, it is mortal. तो जब हम all men are mortal की बात करते हैं, तो जो all वाले propositions होते हैं, जैसे कि all men are mortal, this proposition Russell is saying एक hypothetical proposition है. क्यों? All men are mortal, मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि man है, तो वो mortal होगी. तो इसका मतलब if X is a man, X is mortal, whatever X may be. X जो भी है, अगर वो man है तो वो mortal है. तो अगर हम X is human को substitute करें X is man के साथ, तो all men are mortal का मतलब क्या निकल जाएगा? If X is human, X is mortal is always true. अगर X human है तो X हमेशा mortal होगा, और X is human मतलब X is a man. तो हमने X is a man को substitute करा X is human के साथ, और X is human is X is always mortal, ये पूरा always true है. तो हमने all men are mortal को if X is human, X is mortal, wherein X is human is a substitute for X is a man. This is what is expressed in symbolic logic by saying all men are mortal. तो जब हम symbolic logic में बोलते हैं all men are mortal, all SSP, उसको Russell, because we are studying philosophy of language, तो language and linguistical terms में to express it more clearly, ये denoting phrase है, तो हमने use किया है if X is human, X is mortal is always true. So means X is human implies X is mortal for all values of X. कि जो X is human में जो X है, class of human है, is true for all the objects. उस class को belong करने वाली सारे objects के लिए X is mortal जो है वो true है. More generally we say C all man means if X is human, then C X is always true. So similarly C no man means if X is human, then C X is false is always true. तो हमने देखा कि is always true, Cx is always true, ultimate और undefinable, और Cx is always true की help से ही हम nothing and something को भी derive कर रहे हैं. So no man means nothing, if X is human then Cx is false. तो C some men will mean the same as C a man, and C a man means it is false that Cx and X is human is always false. हमने double negation use किया, it is false that Cx and X is human is always false. False that it is always false, that is double negation. And C every man will mean the same as C all man. So some man, a man, every man. So something, everything, something, a man. It remains to interpret phrases containing the. अब हम बात करेंगे the यानी definite descriptions की, which is again something we have discussed in knowledge by acquaintance and knowledge by description. So I would really say कि इस वीडियो को देखने से पहले you pause it, you first go and watch that video which is in the playlist Analytical Propositions, Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description by Bertrand Russell, and उसके बाद you see this. So there are by far the most interesting and difficult of denoting phrases. Take as an instance, the father of Charles II was executed. This asserts that there was an X who was the father of Charles II and was executed. अब यहाँ पर जो the है उसका मतलब हम जब the का यूज करें मतलब वो यूनिक है, मतलब the एक ऐसी चीज है, कोई और दूसरी चीज नहीं है. तो जब हम बोल रहे हैं the son of so and so, even when so and so has several sons, but it would be more correct to say a son of so and so. तो जैसे हम मान लो there is a person जिसके there are so many sons, for example a person has 5 sons, तो उसमें हम the son of let's say रोहन नहीं बोल सकते, we have to say a son of रोहन. अगर हम बोल रहे हैं let's say रोहित the son of रोहन, तो फिर हम the का यूज करें क्योंकि हम यूनिक की बात कर रहे हैं, बिकॉज रोहन के जितने भी बेटे हैं उसमें से एक ही बेटा है जिसका नाम रोहन है. सो दिस इज लाइक द हम तब यूज करते हैं जब हम यूनिक चीजों को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, समथिंग विच हैज अ प्रॉपर्टी विच नो अदर थिंग हैज. एक ऐसी चीज जिसकी एक पास एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी और चीज के पास नहीं है. Thus for our purposes we take the as involving uniqueness. Thus when we say X was the father of Charles II, we not only assert that X had a certain relation to Charles, but also that nothing else had this relation. कोई और उसका father नहीं था, सिर्फ Charles थे. The relation in question without the assumption of uniqueness and without any denoting phrase is expressed by X begat Charles II. To get an equivalent of X was the father of Charles II, we must add if Y is other than X, Y did not beget Charles II. कि अगर Y X के से अलग है तो फिर Y X Charles II का father नहीं हो सकता. So if Y begat Charles II, Y is identical with X. और अगर Y से ही Y नहीं, basically Y is the father of Charles II, then Y is X and X is the father of Charles II. So hence X is the father of Charles II becomes X begat Charles II, and if Y begat Charles II, X is identical with X, Y is identical with X is always true for Y. तो ये यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं. नाउ दिस कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग बट इट्स एक्चुअली क्वाइट
बस उसने what Russell did was he made it quite lengthy. एक ही simple sentence को lengthy बना दिया for the clarity of that sentence. So thus the father of Charles II was executed becomes, अब देखिए the father of Charles II was executed, अब उसको linguistical terms में denoting phrase में denote करने के लिए how Russell puts it is not always false of X that X begat Charles II and that X was executed, and that if Y begat Charles II, Y is indicated with X is always true of Y. तो यहाँ पर हम ब्रेक करें, इट इज नॉट ऑलवेज फॉल्स दैट, मतलब पहले हमने नेगेशन लगाया है कि अगर कि इट इज नॉट ऑलवेज फॉल्स, मतलब कि ये ट्रू है कि एक्स जो है उसने ही वो ही चार्ल्स टू का फादर है, चार्ल्स टू का फादर एग्जीक्यूट हुआ था, और अगर वाई चार्ल्स टू का फादर है तो वाई जो है एक्स के साथ आइडेंटिकल है, और ये वाई के लिए हमेशा ट्रू रहेगा कि वाई हमेशा एक्स के साथ आइडेंटिकल रहेगा और हमेशा चार्ल्स टू का फादर है. This may seem a somewhat incredible interpretation, but I am not at present giving reasons. I am merely stating the theory. To interpret C, the father of Charles II, where C stands for any statement about him, we have only to substitute CX for X was executed. In the above, observe that according to the above interpretation, whatever statement C may be, C, the father of Charles, implies it is not always false of X, that if Y begat Charles II, Y is identical with X is always true of Y. So, it's like if you break it down into simpler parts, अगर छोटे छोटे parts में देखेंगे तो it can seem quite simple, या मतलब if you break it down तो ये लग सकता है कि it is not that difficult to understand. But what Russell has done is एक sentence को he has basically magnified or lengthened that sentence so that for a better understanding of it. अब हम दो थ्योरीज देखेंगे, हम माइनोंग की थ्योरीज देखेंगे, हम फ्रीगे की थ्योरी देखेंगे, एंड देन व्हाट अकॉर्डिंग टू रसल माइनोंग और फ्रीगे की थ्योरी में इनकम्प्लीट है, एंड देन हाउ रसल ओवरकम्स दोज प्रॉब्लम्स. तो अब माइनोंग की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एनी ग्रामेटिकली करेक्ट डिनोटिंग फ्रेज, एज दिस थ्योरी रिगार्ड्स एनी ग्रामेटिकली करेक्ट डिनोटिंग फ्रेज एज स्टैंडिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट. जैसे कि व्हाट माइनोंग सेज इज, जैसे कि द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस, तो द राउंड स्क्वायर, these are supposed to be genuine objects. It is admitted that such objects do not subsist, but nevertheless they are supposed to be objects. This is in itself a difficult view, but the chief objection is that such objects admittedly are apt to infringe the law of contradiction. It is contended, for example, the existent present king of France exists and also does not exist, that the round square is round and also not rounds, etc. But this is intolerable, and if any theory can be found to avoid this result, it is surely to be preferred. The above breach of the law of contradiction is avoided by Frege's theory. He distinguishes in his denoting prose two elements which may be called the meaning and its denotation. Thus, the center of mass of the solar system at the beginning is highly complex in meaning, but its denotation is a certain point which is simple. ना माइनोंग की जो थ्योरी है, व्हाट माइनोंग डज इज, माइनोंग सेज कि जो प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस या द राउंड स्क्वायर, अब ये जो है ये एक्चुअली में जेन्युइन ऑब्जेक्ट्स है. तो जेन्युइन ऑब्जेक्ट्स मतलब they exist but they are not existing as per. तो what Meinong is saying कि now when we say the present king of France, तो present king of France एक genuine object है जो exist करता है but वो exist नहीं करता. The present king of France exists but that particular object does not exist basically. So it's like what Russell is saying is कि Meinong की जो theory है it is a contradiction, law of contradiction है कि you are saying one thing is existing and it is also not existing. So what he is trying to say, Meinong की जो present king of France है, the present king of France exists, but the king of France, the present king of France as an object does not exist. So the round square है, जब हम round square की बात करें तो round square exist कर रहा है क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, we are using that term. लेकिन राउंड स्क्वायर एज एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता. सो यहाँ पे व्हाट रसल इज सेइंग दैट इट इज एग्जिस्टिंग एंड ऑल्सो नॉट एग्जिस्टिंग. तो एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं, समथिंग इज एग्जिस्टिंग एंड ऑल्सो नॉट एग्जिस्टिंग. Now this problem is removed by Frege क्योंकि फ्रेगे बोलते हैं मीनिंग एंड डिनोटेशन के बारे में. तो मीनिंग एंड डिनोटेशन इज बेसिकली द सेंस एंड द रेफरेंस. तो जैसे द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सोलर सिस्टम जो ये है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसका मीनिंग विच इज द रेफरेंस is not really existing, मतलब it is existing but it is very difficult to reach, लेकिन उसका sense, इस denotation is completely perfect कि yes, the center of the mass.
तो सेंस उसका है बट रेफरेंस इज डिफिकल्ट टू अचीव. सो ये थी फ्रेगे की थ्योरी. दस द किंग ऑफ फ्रांस इज टू डिनोट द नल क्लास, द ओनली सन ऑफ मिस्टर सो एंड सो हु हैज अ फैमिली ऑफ 10 is to denote the class of all his sons. तो what Meinong is saying is कि ये जो डिफरेंट चीज है ये एग्जिस्ट करी है बट ये सारी नल क्लास को बिलोंग करती है. तो नल क्लास मतलब द किंग ऑफ फ्रांस इज बिलोंग्स टू अ नल क्लास. Is to denote the class of all his sons and so on, but this procedure, though it may not lead to actual logical error, is plainly artificial and does not give an exact analysis of the matter. Thus, if we allow that denoting phrases in general have the two sides of meaning and denotation, the cases where there seems to be no denotation causes difficulties both on the assumption that there really is a denotation and on the assumption that there really is none. तो Meinong जब बात करें the present king of France या the king of France, तो ये सारी ऑब्जेक्ट्स जो है वो नल क्लास में बिलोंग करती है. मतलब वो एग्जिस्ट कर भी रही है और वो नहीं भी एग्जिस्ट कर रही है. वो एग्जिस्ट कहाँ कर रही है? वो नल क्लास में एग्जिस्ट कर रही है. देयर इज नथिंग डिनोटिंग टू द किंग ऑफ फ्रांस. तो वो एग्जिस्ट करिए लेकिन वो नल क्लास में एग्जिस्ट करिए, मतलब देर एग्जिस्टिंग एज नथिंग. तो ये जो नल क्लास वाली प्रॉब्लम है नाउ यहाँ पे, सो यू नो नाउ व्हाट द डिफरेंस इज दैट रसल जो है वो हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं. ओके, first is there is a problem of substitution. Then there is a problem of negation, the excluded middle, and there is a problem of there is a problem of the negation of things. So that is, yeah. So basically what Russell does is he points to 3 different puzzles, which मैं third वाली puzzle का नाम पूरा completely भूल रही हूँ. The first puzzle is the puzzle of substitution. तो जैसे if A is identical with B, whatever is true is of one is true of the other. A equals to B अगर है तो A के लिए जो true है वो B के लिए भी true रहेगा, and either may be substituted for the other in any proposition without altering the truth or falsehood of that proposition. जैसे हमने बात करी, जैसे George IV wished to know whether Scott was the author of Waverley, and in fact Scott was the author of Waverley. Hence we may substitute Scott for the author of Waverley and thereby prove that George IV wished to know whether Scott was Scott. Yet an interest in the law of identity can hardly be attributed to the first gentleman of Europe. तो first is there is a problem of substitution. Now A equals to B कि Scott equals to the author of Waverley. तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि George IV wanted to know the author of wanted to know that Scott was the author of Waverley. अब अगर Scott is equal to the author of Waverley तो हम author of Waverley की जगह Scott put कर सकते हैं. मतलब George the fourth wanted to know if Scott was Scott. Now यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि Scott was Scott is already known. ये ऑलरेडी एक एनालिटिकल प्रोपोजिशन है, तो इसमें हमें प्रूव नहीं करना है, कुछ दिखाना नहीं है. सो दिस इज लाइक यू आर सेइंग A कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विथ B. तो A है हमारे पास स्कॉट एंड B है हमारे पास ऑथर ऑफ वेवरली. अब A इज इक्वल टू B तो हम ऑथर ऑफ वेवरली की जगह भी स्कॉट पुट कर सकते हैं. तो अब ऐसा सेंटेंस आया, जॉर्ज द फोर्थ वांटेड टू नो इफ स्कॉट वाज द ऑथर ऑफ वेवरली. तो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम ऑथर ऑफ वेवरली के साथ स्कॉट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट जॉर्ज द फोर्थ वांटेड टू नो इफ स्कॉट वाज स्कॉट. बट दिस डज नॉट रियली स्टैंड बिकॉज he would not want to know कि स्कॉट ही था कि नहीं, because Scott is Scott, everybody knows this. The second problem was the problem of excluded middle. So the problem of excluded middle would say, by the law of excluded middle, either A is B or A is not B must be true. Hence, either the present king of France is bald or the present king of France is not bald must be true. Yet, if we enumerate the things that are bald and then the things that are not bald, we should not find the present king of France in either list. तो अब excluded middle की बात प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि the king of France is bald, the king of France is not bald. अब यहाँ पे प्रॉब्लम excluded middle की क्या आती है कि अगर हम एक लिस्ट निकाले बॉल्ड की एंड नॉट बॉल्ड की, दोनों में हमें किंग ऑफ फ्रांस नहीं मिलेगा. तो किंग ऑफ फ्रांस इज बॉल्ड एंड द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज नॉट बॉल्ड, ये ट्रू है कि फॉल्स है, दिस इज अनदर प्रॉब्लम. एंड द थर्ड पजल और द थर्ड प्रॉब्लम व्हिच Russell answers is, consider the proposition A differs from B. If this is true, there is a difference between A and B which fact may be expressed in the form the difference between A and B subsists. But it is false that A differs from B and there is no difference between A and B which fact may be expressed in the form the difference between A and B does not subsist. But how can a non-entity be the subject of a proposition? I think therefore I am is no more evident than I am the subject of a proposition, therefore I am, provided I am is taken to assert subsistence or being, not existence. Hence it could appear it must always be self-contradictory to deny
the being of anything, but we have seen in connection with mining that to admit being also sometimes leads to contradiction. Thus, if A and B do not differ, to suppose either that there is or there is not such an object as the difference between A and B seems equally impossible. So there are these three problems जिसको Russell one by one answer करेगा. Okay, now there is a very long, So now let's say, with the first problem, that is the substitution, it only makes our difficulty in speaking of meanings more evident. For suppose that C's are complex and we are to say that C is the meaning of the complex. Nevertheless, whenever C occurs without inverted commas, what is said is not true of the meaning but only of the denotation, as when we say the center of mass of the solar system is a point. Thus, to speak of C itself, that is to make a proposition about the meaning, our subject must not be C but something which denotes C. Thus, C is what we use when we want to speak of the meaning and must not be the meaning but must be something which denotes the meaning, and C must not be a constituent of this complex as it is the meaning of C. For if C occurs in the complex, it will be its denotation, not its meaning, that will occur, and there is no backward road from denotations to meaning because every object can be denoted by an indefinite number of different denoting phrases. तो जब हम बात कर रहे हैं C की, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंटर ऑफ मास ऑफ द सोलर सिस्टम के लिए सी का यूज करें तो सी इज काइंड ऑफ अ डिनोटिंग फ्रेज जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है. तो एक ही ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए देयर कैन बी एम्पल नंबर ऑफ डिनोटिंग फ्रेजेस. तो वन एंड ओनली वन एंटिटी रोट वेवरली एंड स्कॉट वाज आइडेंटिकल विद दैट वन. अब हम पहला प्रॉब्लम देखिए, द सब्स्टिट्यूटिविटी प्रिंसिपल. तो it is not always false of x that x wrote Waverly, that it is always true of y that if y wrote Waverly, y is identical with x and Scott is identical with x. तो यहाँ पर George IV wished to know whether one and only one man wrote Waverly and Scott was that man, but we may also mean one and only one man wrote Waverly and George IV wished to know whether Scott was that man. In the latter, the author of Waverly has a primary occurrence, in the former a secondary. The latter might be expressed by George IV wished to know concerning the man who in fact wrote Waverly whether he was Scott. तो सबसे पहले problem of substitution की बात कैसे solve की? How he solved, how Russell solved the problem of substitution by saying this particular sentence that if George the Fourth wanted to know if Scott was Scott. तो ये जो identical वाली problem है Scott was Scott, उसको रसल ने कैसे लिखने की कोशिश की? It is not always false, not always false of x. That means it is true. So that x wrote Waverly, that it is always true of y that if y wrote Waverly, y is identical with x. तो ये it is true कि x wrote Waverly, और अगर y wrote Waverly then y is identical with x and Scott is identical with x. तो यहाँ पर this is how he solved the problem of the substitution कि जब हम identical चीजों को लिखने की कोशिश करते हैं, जब a is equals to b कर रहे हैं, जब हम a और b को एक दूसरे से substitute कर सकते हैं, वहां पे George wished to know whether Scott was Scott. This cannot be plausible. जॉर्ज ये नहीं पता करना चाहेगा कि स्कॉट ही था कि नहीं, बिकॉज स्कॉट विल बी स्कॉट, अगर हम सिंपल टर्म्स में देखिए अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. सो this is how he explains the problem of substitution by saying this phrase, it is not always false of x that x wrote Waverly, it is always true of y that if y wrote Waverly, y is identical with x and Scott is identical with x. That means Scott is y. तो x equals to y यहाँ पर इस तरह से the Scott was identical with the author of Waverly को he has substituted. One and only one entity wrote Waverly and Scott was identical with that. Now what Russell talks about is primary and secondary. तो primary and secondary का एक meaning है. There is an entity which is now king of France and is not bald. अब हमने substitution का तो problem देख लिया, how he solved the substitution problem, denoting phrase को change करके. Now when it comes to the problem of excluded middle, the king of France is bald, the king of France is not bald. अब पहली बात तो king of France जैसी कोई चीज exist ही नहीं करती है. तो it's like अब अगर हम देखें ऑल द बॉल्ड थिंग्स एंड ऑल द नॉट बॉल्ड थिंग्स, तो बॉल्ड थिंग्स में भी हमें किंग ऑफ फ्रांस नहीं दिखेगा, हमें नॉट बॉल्ड थिंग्स में भी किंग ऑफ फ्रांस नहीं दिखेगा, क्योंकि किंग ऑफ फ्रांस तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है. तो फिर ऐसे में किंग ऑफ फ्रांस इज नॉट बॉल्ड या किंग ऑफ फ्रांस इज बॉल्ड, ये ट्रू है कि फॉल्स है, वी कैन नॉट रियली से. तो एक्सक्लूडेड मिडल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट रसल सेज इज देयर इज एन एंटिटी व्हिच इज नाउ किंग ऑफ फ्रांस इज नॉट बॉल्ड. तो इसको this is false because there is no entity, there is nothing which is king of France and is not bald. इसीलिए इसको true बनाने के लिए what Russell has done is it is false that there is an entity which is now king of France and is bald. यहाँ पे there are two different things, एक है primary and एक है secondary. तो
जब हम बोलते हैं द किंग ऑफ फ्रांस इज नॉट बॉल्ड एंड व्हेन वी से इज फॉल्स इफ द अकरेंस द किंग ऑफ फ्रांस इज प्राइमरी एंड ट्रू इफ इट इज सेकेंडरी, तो अब हमें देखना है कि किंग ऑफ फ्रांस जो है वो उसको हम प्राइमरी वे में यूज कर रहे हैं या सेकेंडरी वे में यूज कर रहे हैं. सो ऑल propositions in which the king of France is a primary occurrence are false. Denials of such propositions are true, but in them the king of France is a secondary occurrence. तो हम देखते हैं कि कैसे किंग ऑफ फ्रांस का प्राइमरी अक्रेंस है, किंग ऑफ फ्रांस का सेकेंडरी अक्रेंस है. अब जैसे ये जो सेंटेंस हुआ, देयर इज एन एंटिटी विच इज नाउ किंग ऑफ फ्रांस इज नॉट बॉल्ड, इसमें किंग ऑफ फ्रांस का एक प्राइमरी अक्रेंस है. लेकिन जब हम सेकेंडरी अकरेंस की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी अकरेंस में हम निगेशन को पहले पुट करेंगे. इट इज फॉल्स दैट देयर इज एन एंटिटी विच इज नाउ किंग ऑफ फ्रांस एंड इज बॉल्ड. तो इट इज फॉल्स दैट, जब हमने इट इज फॉल्स दैट मतलब जब हमने निगेशन को पहले पुट किया तब हमने किंग ऑफ फ्रांस का एक सेकेंडरी अकरेंस बना दिया. एंड इन दैट केस ओनली हम लोग इसकी ट्रूथ वैल्यू को कर सकते हैं. सो व्हाट फ्रेगे डज अनदर थिंग इज कि फ्रेगे एक थर्ड ट्रूथ वैल्यू कंपोनेंट को भी लेकर आ जाते हैं विच इज नॉट ट्रू. इट इज मतलब it is like it is not true, it is not false. What Frege does is he also introduces a third truth value component कि कोई भी चीज ना तो true है ना false है. It is simply not true, not false. तो it does not have a truth value as such. But Russell जो है वो इसको deny करते हैं. He says that there can only be two things. Either a thing can be true, either a thing can be false. इट इज नॉट पॉसिबल कि एक चीज ना तो ट्रू है ना फॉल्स है. मतलब एक प्रोपोजिशन एक सेंटेंस को या तो ट्रू होना ही पड़ेगा या तो फॉल्स होना ही पड़ेगा. सो इट्स लाइक दे आर बोथ द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशंस. सो इट्स लाइक ट्रू एंड फॉल्स आर नेसेसरी प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो देयर कैन नॉट बी अ थर्ड प्रॉपर्टी. इट्स लाइक देर दी ओनली एंड दी नेसेसरी प्रॉपर्टीज. तो एक प्रोपोजिशन एक सेंटेंस के पास सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी हो सकती है. प्रोपोजिशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्रोपोजिशन ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है. तो रसल ये जो फ्रेगे का डिस्टिंक्शन है बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस थर्ड काइंड ऑफ ट्रू थिंग, इसको भी रसल जो है वो रिजेक्ट कर देता है. नाउ द होल रियाम ऑफ नॉन एंटिटीज सच एज द राउंड स्क्वायर, जैसे कि जो माइनोंग जिसकी बात करते हैं, सो जो नल क्लास की बात करते हैं, द इवन प्राइम अदर देन 2, अपोलो, हैमलेट एटसेट्रा कैन नाउ बी सैटिस्फैक्टोरली डील्ड विद. तो जो थर्ड प्रॉब्लम है रसल जिसकी बात करें, हम थर्ड प्रॉब्लम को आंसर करेंगे. ऑल दीज आर डिनोटिंग फ्रेजेस व्हिच डू नॉट डिनोट एनीथिंग. अ प्रोपोजिशन अबाउट अपोलो मीन्स व्हाट वी गेट बाय सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट दैट द क्लासिकल डिक्शनरी टेल्स अस इज मेंट बाय अपोलो, say the sun god. All propositions in which Apollo occurs are to be interpreted by the above rules for denoting phrases. If Apollo has a primary occurrence, the proposition containing the occurrence is false. If the occurrence is secondary, the proposition may be true. तो वही बात आ जाती है कि प्राइमरी अक्रेंस एंड सेकेंडरी अक्रेंस, मतलब इट इज फॉल्स दैट से हम जब शुरू करते हैं, अब हम नेगेशन को पूरे सेंटेंस पे अप्लाई कर देते हैं इन द स्टार्टिंग, तब हम उसको बेसिकली फॉल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं. सो इफ अपोलो हैज अ प्राइमरी अकरेंस, द प्रोपोजिशन कंटेनिंग द अकरेंस इज फॉल्स. इफ द अकरेंस इज सेकेंडरी, द प्रोपोजिशन में बी ट्रू. सो अगेन द राउंड स्क्वायर इज राउंड मीन्स देयर इज वन एंड ओनली वन एंटिटी x which is round and square and that entity is round, which is a false proposition, not as Meinong maintains a true one. तो Meinong के अकॉर्डिंग द राउंड स्क्वायर एक ट्रू प्रोपोजिशन है. क्यों? क्योंकि द राउंड स्क्वायर एग्जिस्ट करता है बट वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. बट अकॉर्डिंग टू रसल इट इज फॉल्स दैट x is an entity which is round and x is an entity which is square and this is true. So it is false that Russell ने पहले put कर दिया. The most perfect being has all perfections. Existence is a perfection. Therefore, the most perfect being exists becomes there is one and only one entity x which is most perfect. That one has all perfections. Existence is a perfection. Therefore, that one exists. नाउ रसल का जो ऑन डिनोटिंग है वो उसमें बहुत सारे लॉजिकल डेनोटेशंस एंड लॉजिकल नोटेशंस की भी यूज करते हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस करंटली. इसलिए इसको समझना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लग सकता है बिकॉज इसके जो लॉजिकल सिंबल्स हैं वी आर नॉट यूजिंग दैट राइट नाउ. So, like Mr. McCall regards individuals as of two sorts, real and unreal. Hence, he defines the null class as the class consisting of all unreal individuals. This assumes that such phrases as the present king of France, which do not denote a real individual, do nevertheless denote an individual, but an unreal one. So, what like Mr. McConnell Meinong की theory is कि वो है बट एक अनरियल चीज है, एक ऑब्जेक्ट है लेकिन एक अनरियल ऑब्जेक्ट है. तो माइनोंग की थ्योरी भी यही है. वी हैव सीन रीजन टू रिजेक्ट बिकॉज इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. तो माइनोंग की भी थ्योरी की लाइक the round square is an object but एक unreal object है. तो this is like a kind of contradiction कि वो object है भी वो object नहीं भी है.
So with our theory of denoting, we are able to hold that there are no unreal individual, so that the null class is the class containing no members, not the class containing as members or unreal individuals. तो माइनॉन्ग की थ्योरी क्या है कि null classes containing members containing unreal objects. According to Meinong, null class is something containing unreal objects. According to Russell, null class is something containing no objects, not unreal objects. So the usefulness of identity is explained by the above theory. No one outside of logic book ever wishes to say X is X, and yet assertions of identity are often made in such forms as Scott was the author of Waverley or thou art the man. The meaning of such propositions cannot be stated without the notion of identity, although they are not simply statements that Scott is identical with another term, the author of Waverley, or that thou are identical with another term, the man. The shortest statement of Scott is the author of Waverley seems to be Scott wrote Waverley, and it is always true of phi that if phi wrote Waverley, phi is identical with Scott. So what basically Russell has done is कि Russell ने जैसे बोला कि there is an entity X and that X is something, then you know that X is identical with phi. तो जैसे ही Russell ने there is an entity X which is something put किया, तो अब ये something is false and something can be true. तो unreal objects को भी Russell ने an entity X which is something which is false, which is not existing करके put कर दिया. तो Russell then, this is how Russell denotes Meinong की theory that there is a null class इसमें unreal objects exist करते हैं. In this, it is in this way that identity enters into Scott is the author of Waverley, and it is owing to such uses that identity is worth affirming. Although we can form propositional functions which must hold of such and such a material particular of so and so's mind, yet we are not acquainted with the propositions which affirm these things that we know must be true, because we cannot apprehend the actual entities concerned. What we know is so and so has a mind which has such and such properties, but we do not know A has such and such properties where A is the mind in question. So A has such and such properties को हमें कैसे लिखना पड़ेगा? A is an entity which is something which exists, and that something is identical to X, and X has certain properties. In such a case, we know the properties of a thing without having acquaintance with the thing itself, and without consequently knowing any single proposition of which the thing itself is a constituent. तो ये हम ज़्यादातर denoting phrases का use हमारा ज़्यादा कब आता है? जब हम descriptive चीज़ों की बात करते हैं, knowledge by description की बात करते हैं, उसमें हम ज़्यादातर denoting phrases का use करते हैं, and that is how he explained how do we denote the things which we are not acquainted with.